जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 92। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन के रिमेनिंग कंसेप्ट्स आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। और आज के लेक्चर में उम्मीद है कि रिप्रेजेंटेशन वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा लेकिन रिप्रेजेंटेशन के कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप रीडिंग करके आए हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की और रिप्रेजेंटेशन लेटर जो मैंने आपसे कहा था तब, ठीक है, वरना आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के आए तो क्लास में उसको भी डिस्कस कर ले, मैं क्लास में भी पढ़ा दूं ताकि कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ के आया उसके भी वो कमी पूरी हो जाए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो कल के लेक्चर में से? कल हमने बेसिक कंसेप्ट या बेसिक थीम रिप्रेजेंटेशन लेटर का डिस्कस किया था। ये अनक्लियर होना जरूरी है। एडवांस कंसेप्ट्स तो समझ आ जाते हैं अगर बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो तो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। शाबाश, बिल्कुल। इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा। एंगेजमेंट लेटर में तो सर मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी लिखते हैं, बल्कि इससे भी अगली बात करता हूं, ऑडिट रिपोर्ट में भी तो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी लिखते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन लेटर में रिस्पांसिबिलिटी लिखने का क्या? देखिए स्टेप नंबर 1, एंगेजमेंट लेटर में रिस्पांसिबिलिटीज लिखी जाती हैं मैनेजमेंट को ये बताने के लिए उसने क्या करना है। क्या करना है भाई? आपने असाइनमेंट करनी है, ये एंगेजमेंट लेटर। अगले दिन आके ऑडिट के एंड पे ऑडिटर पूछेगा सर बताइए रिस्पांसिबिलिटी का क्या हुआ। अब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या कहेगी? हमने वो रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर दी है। अगर आप ये इसके अल्फाज देखें ना रिप्रेजेंटेशन लेटर के शुरू के, तो ऐसे वी हैव डन दिस, वी हैव डिस्क्लोज दिस, वी हैव अकाउंट, इस तरह के अल्फाज। यानी इसमें मैनेजमेंट कह रही है हमने वो काम कर दिया है। रिस्पांस एंगेजमेंट लेटर में क्या था? आपने ये काम करना है। रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या कर लिया है। और ऑडिट रिपोर्ट में हम एक दूसरे को नहीं, शेयर होल्डर्स को बता रहे होते हैं कि मैंने ये काम किया है, मैनेजमेंट ने ये काम किया है। ठीक है जी। रिस्पांसिबिलिटीज 2-3 जगह पे आ रही होती है लेकिन उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये वाला तो कहा ही नहीं था आपसे। रिप्रेजेंटेशन, इफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, ये तो कहा ही नहीं था पढ़ने को। सारा पढ़ा है? बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश शाबाश। 10 साल का फर्क है। ये टाइपिंग एरर होगा, मुझे बता दीजिएगा। उनका जो ऑडिट है रिप्रेजेंटेशन लेटर है में 10 साल का फर्क है। ये टाइपिंग एरर होगा। मुझे क्लास के कल को कोई और भी चीज थी, मैंने किसी स्टूडेंट से कहा था क्लास के बाद बताइएगा, वो नहीं बताया किसी ने मुझे। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, है तो वैसे बड़ी चीज 10 साल का फर्क थोड़ा बता दिया गया। चलिए पहले क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर। दो पर्पस। एक, मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटीज कंफर्म करती है कि कर दी है, एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट किसमें किया था? कंफर्म करती है कि हमने कर दी। यानी और ये रिस्पांसिबिलिटी कौन सी? ओवरऑल वाली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन वाले, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने, ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटीज की बात कर दी। दूसरा पर्पस होता है सपोर्ट करना एविडेंस। अच्छा, ये लफ्ज सपोर्ट बहुत अहम है। इसमें ऐसा कंसेप्ट छुपा है जो आगे चल के केस स्टडी बन जाता है कि एक है सपोर्टिंग एविडेंस, एक है सफिशिएंट एविडेंस। दोनों में फर्क है। सफिशिएंट एविडेंस का मतलब कि मजीद काम करने की जरूरत नहीं। सपोर्टिंग एविडेंस का मतलब सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, और भी काम करना है। तो रिप्रेजेंटेशन लेटर का मतलब क्या है? ये सपोर्टिंग एविडेंस है। ठीक है जी। यानी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हमें कम्युनिकेट कर रही है, कंफर्म कर रही है, हमने उसको लायदा से अपने प्रोसीजर के जरिए भी वेरीफाई करना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये बात समझ आ गई आपको? ये केस स्टडी में भी यूज होगी। चलिए, अच्छा एक जगह में याद आ गया, रिप्रेजेंटेशन लेटर की डेफिनेशन में लिखा है रिप्रेजेंटेशन लेटर, रिप्रेजेंटेशन डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड। अच्छा, ये रटे वाला पॉइंट है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये रटे वाला पॉइंट। हाँ, जो लफ्ज सपोर्ट वाला है ना, इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट है, केस स्टडी बनता है वो। वन में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 2, कैर ऑडिट ऑफ 3 स्टार लिमिटेड टीएसएल फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2014 वाज कंप्लीटेड एंड इनिशियल रिपोर्ट वाज इशूड ऑन February 15, 2015। इनिशियल रिपोर्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। आप जब फॉर्म में जाएंगे ना, आप तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो आपने प्रिपेयर किया होता है ना, साइन करेंगे आप हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिससे पता चलेगा ये आपने चेक किया है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। हर डॉक्यूमेंट के ऊपर कम से कम एक पर्सन के साइन जरूर होते हैं जो ऑडिटर ने प्रिपेयर किया होता है। रिव्यू करने वाले के भी साइन होते हैं, प्रिपेयर करने वाले के भी, रिव्यू करने वाले। पर्पस क्या होता है इसका? बहुत से पर्पस है। सबसे बड़ा पर्पस रिस्पांसिबिलिटी। वो आप साइन वो नहीं करते जो आपके चेकबुक पे होते हैं या जो आपके आईडी कार्ड पे होते हैं, उसे कहते हैं इनिशियल्स, यानी नाम के पहले हरूफ लिखना। जैसे नाम के, जैसे भाई का क्या नाम है?
अदील सरताज, तो ये फर्म में जब सरकार अच्छा अदील सरताज नहीं सचमुच सरताज समझना शुरू हो गए थे अपने आप अदील सरताज। तो फर्म में जब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने ये शो करेंगे ना कि मैंने प्रिपेयर किया, तो सिर्फ एएस लिखेंगे। एएस इसे कहते हैं इनिशियल्स, नाम के पहले हरूफ इनिशियल्स, ये साइन नहीं होते। तो फर्म में जब हम सब कुछ प्रैक्टिकली कर लेते हैं ना सर, सिर्फ 2-3 चीजें पेंडिंग रहती है क्लाइंट की तरफ से। तो हम क्लाइंट को रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं सर ये हमारी तरफ से फाइनल है। उस रिपोर्ट के ऊपर एंगेजमेंट पार्टनर अपने इनिशियल भी कर देता है, लेकिन वो आईएसएस के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट मिसिंग है। कौन सा एलिमेंट? साइन। पार्टनर कहता है सर 2-3 चीजें, एक रिप्रेजेंटेशन लेटर आपने भी हमें नहीं दिया, और 2-3 चीजों की अप्रूवल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो आपने अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं की। तो ये जो पेंडिंग चीजें हैं ना, ये जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे हम आपको रिपोर्ट साइन करके दे देंगे। आपकी तसल्ली के लिए इनिशियल करके रख दिया, इसी के ऊपर साइन कर देंगे, ताकि आपको पता हो अब हमारी तरफ से काम रेडी है, आपकी तरफ से पेंडिंग है। इनिशियल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती, ये इनिशियल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह है कि सारा काम ऑडिट कर चुका है, मैनेजमेंट की तरफ से 1-2 चीजें पेंडिंग है, तो इनिशियल रिपोर्ट दी अभी अभी फाइनल नहीं है। समझ लीजिए ड्राफ्ट रिपोर्ट है। इनिशियल रिपोर्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं? ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट उन्हें दे दी। एंड द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज हेल्ड ऑन 22 फरवरी to approve the accounts, and thereafter being an auditor you have been required to issue signed auditor report for the purpose of issuing financial statement to shareholder। समझ आएगा? कह रहे हमने बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट हुई, प्रूव किया उन्होंने, उन्होंने कहा भाईजान अब साइन रिपोर्ट दे दो। As per provision of international standard auditing, you also need to obtain a written representation from your client TSL। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेनी है बिफोर इशूइंग द साइंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। सही कह रहा है? बिफोर इशूइंग के आफ्टर इशूइंग भी चलेगा, क्योंकि ये एविडेंस है। रिप्रेजेंटेशन लेटर इज एन एविडेंस, रिक्वायर्ड एविडेंस। रिक्वायर्ड सफिशिएंट नहीं है, रिक्वायर्ड है। बात समझ रहे हैं? जैसे अकाउंटिंग का पेपर पास करने के लिए कैलकुलेटर रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ कैलकुलेटर लेके पास नहीं हो जाएगी, दिमाग में एविडेंस दूसरा कंसेप्ट भी होने चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन लेटर रिक्वायर्ड है, सफिशिएंट नहीं है। फिर कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ द गिवन सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग। व्हाई डज एन ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन द रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दो चाबी गवर्नेंस? क्यों? कोई पर्पस पूछ रहा है, टू कंफर्म मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एंड टू सपोर्ट अदर एविडेंस, सपोर्ट अदर एविडेंस। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन and what should be the date of written representation in the above scenario? Discuss in most common form का लीगल पेपर होना चाहिए कोई? नहीं, लेटर फॉर्मेट। ईमेल के जरिए होना चाहिए कोई? नहीं, लेटर फॉर्म। हालांकि ईमेल भी हो सकता है, वो भी ऐसे मतलब रिटन ही समझा जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन फॉर्मेट कौन सा है? लेटर फॉर्म, रिटन फॉर्म में। ठीक है, और तरतीब ध्यान में रखिएगा, पहले ऑडिटर से मैटर्स क्लाइंट को, मैनेजमेंट को भिजवाए जाते हैं। सर मुझे हमें इन मैटर्स पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, स्टैंडर्ड्स के मैटर अलहदा, और अगर कोई एडिशनल उसने रिप्रेजेंटेशन है वो भी। फिर मैनेजमेंट उन्हें अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे प्रिंट करके साइन करके ऑडिटर के हवाले करती है। एंगेजमेंट लेटर पे दोनों पार्टीज के साइन होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन लेटर पे सिर्फ एक पार्टी के साइन होते हैं। किसके? मैनेजमेंट। और वो मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और नॉलेजेबल है, जैसे सीएफओ, सीईओ या इक्विवेलेंट पोजीशन। बात कुछ और नाम भी देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हमने डिस्कस किया जी। फिर व्हाट वुड बी डेट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन इन द अबव सिनेरियो? एज नियर एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। जितना करीब हो उतना अच्छा, बट नॉट लेटर। यानी एज नियर एज पॉसिबल में ये कह रहा है कि जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट है उसी दिन या उससे एक आधा दिन पहले, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा गैप आ जाए तो फिर हमें उस रिप्रेजेंटेशन को अपडेट करना पड़ता है। यानी ये देखना पड़ता है कि कहीं जो मैटर उसमें लिखे हुए हैं उनमें से कोई चेंज तो नहीं आ गया किसी किस्म का, तो अपडेट करना पड़ता, लेकिन बाद में नहीं हो सकता। क्लियर? प्रैक्टिकली मैंने बताया था, प्रैक्टिस क्या है, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट उसी दिन रिप्रेजेंटेशन लेटर लिया जाता है। उसके बगैर ऑडिट रिपोर्ट कभी आपने साइन करके नहीं देनी। अगर दी तो आईएसआई की वायलेशन है। इसका मतलब है आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया अगर रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं लिया। Who is responsible to provide written representation on behalf of company? ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सिर्फ मैनेजमेंट नहीं लिखना, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन, फिर नॉलेज, और फिर एग्जांपल्स भी देनी है तीसरे नंबर में। सीएस बिल्कुल क्लियर है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? हाइब्रिड क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ उठा दीजिए।
हाइब्रिड क्लास में कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। क्वेश्चन 3, योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ आयोटा लिमिटेड। लोटा नहीं है, आयोटा है, आयोटा है। एंड ऑडिट रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड। शाबाश, फोकस किया भी तो किस लफ्ज में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एंड इसको अंडरलाइन कर ले। एंड ऑडिट रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड ऑन 10 तारीख। IL's management has just informed you that due to certain personal reason CEO will not be available from 5 मार्च to 15 मार्च। रिपोर्ट साइन करनी है 10 मार्च को, कह रहा 5 से 15 मुझे काम है कोई। They have provided you with the following alternative option। उन्होंने दूसरी alternative option, पहली ऑप्शन दूसरी ऑप्शन। रिक्वायर्ड में कह रहा है कमेंट ऑन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन विद रीजन। क्या कहना चाह रहा है, बताओ ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं, और सिर्फ यस नो नहीं करना, रीजंस भी बतानी है। ठीक है, तो इसमें कमेंट को अंडरलाइन कर ले और इसमें रीजंस को अंडरलाइन करें। कमेंट का मतलब बताना है यस के नो, रीजंस का मतलब बताना है जस्टिफिकेशन। एंड सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेशन इन द अबव सिनेरियो, और सजेस्ट को अंडरलाइन कर ले। यानी अगर दोनों में ही कोई प्रॉब्लम है तो फिर तीसरा सूटेबल वे वो बता दे। पहली ऑप्शन देखते हैं, कह रहे CEO will sign all the representation either on 4th March और 16 मार्च 2021। जी 16 मार्च तो बिल्कुल ही आउट। हम पहले उसे 16 मार्च की ऑप्शन को डिस्कस कर देंगे कि रिप्रेजेंटेशन लेटर शुड बी ऑब्टेन ऑन और बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, नॉट आफ्टर। फिर इसके बाद 4 मार्च को कमेंट करना है। 1 हफ्ते का फर्क है, क्या 1 हफ्ता पहले ही रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना अप्रोप्रिएट? ये भी ज्यादा, देखिए 1-2 दिन तक चलता है क्योंकि इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन 1 वीक में हो सकता है कोई लीगल केस का डिसीजन हो जाए, हो सकता है कोई और इवेंट आ जाए, सब्सिक्वेंट इवेंट भी कोई अगर हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी सूटेबल नहीं है, ये ऑप्शन वैलिड। हाँ, अगर एक रास्ता है 4 मार्च को रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लिया जाए और 10 मार्च को उसे अपडेट करवा लिया जाए, क्लियर। लेकिन 10 मार्च को वो है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी वैलिड नहीं, रूल आउट होगी। ठीक है जी, पहली ऑप्शन में हम दोनों डेट्स के ऊपर कमेंट करना है, 16 मार्च में भी और 4 मार्च में भी, दोनों की रीजन अलग-अलग बता दी। एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, CEO will call on 10 March 2021 to the engagement partner and will verbally confirm all the representation required by auditor। इसके तो नाम में ही लफ्ज रिटर्न आ जाता है, ये तो हमेशा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कंफर्मेशन में रिटर्न लफ्ज आया था ना, वो भी हमेशा रिटर्न है, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी हमेशा रिटर्न ही होगी। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर एक्सेप्टेबल क्या है? अब तीसरा रास्ता, एक्सेप्टेबल क्या है? पहले भाईजान अपनी डेट ठहर जाए, छुट्टियां एक्सटेंड कर, लेट कर लें, पोस्टपोन कर दें, 10 तारीख को चला जाए। अगर नहीं जा सकता 10 तारीख को, फिर रिपोर्ट की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दें, वो भी नहीं कर सकता, तो जो मोस्ट प्रोबेबल और एक रीजनेबल सिचुएशन नजर आ रही, वो क्या? उसकी एब्सेंस में अदर पर्संस हु आर रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आर नॉलेजेबल, वो रिप्रेजेंटेशन दे दें, जिनमें CFO, बिल्कुल डायरेक्टर भी कर सकते हैं, डायरेक्टर्स भी रिप्रेजेंटेशन लेटर को साइन कर सकते हैं। कुछ रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन डायरेक्टर से रिलेटेड भी हो सकती है जी। हाँ जी बिल्कुल, नहीं सारे डायरेक्टर्स नहीं, सारे डायरेक्टर का साइन करना जरूरी नहीं है, कोई 1 या 2 डायरेक्टर्स भी अगर साइन कर दें तो वो ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ही समझा जाएगा। हाँ मैनेजमेंट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट और 2-4 भी गवर्नेंस दोनों से ली जा सकती है, दोनों। हाँ जी, रिलेटेड पार्टी में था ना मैनेजमेंट और 2-4 भी गवर्नेंस, दोनों से रिप्रेजेंटेशन। शाबाश, भी क्लियर है। क्या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन है? नहीं, ये तो हमारा लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा ना। जैसे अगर हमें वो लिखना चाहे, एक लाइन सिर्फ लिख सकते हैं कि अगर हमारे इन ऑप्शंस में से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्लाइंट के लिए, तो फिर चूंकि हमें एविडेंस रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं मिला एविडेंस, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यहाँ पे एक ऑप्शन के तौर पे लिखना। जैसा कोड ऑफ एथिक्स में हम सेफगार्ड बताते थे, तो उसमें बाज जगहों पे आता था विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, तो वो नॉर्मली हमने नहीं, आप देखें वो किसी एक्सट्रीम किस्म की सिचुएशन में विड्रॉल की ऑप्शन है, हर सिचुएशन में वो विड्रॉल की ऑप्शन डिस्कस नहीं करता। ठीक है, तो ये जो एक्शन है विड्रॉ या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये कोर्स ऑफ एक्शन है, जरूर लिखेंगे, गलत नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हम एक्सेप्शनल सिचुएशन में दिया करते हैं। क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम वो जो आपको
पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट ना पढ़ के आए हो, इसलिए रिप्रेजेंटेशन वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन की क्लासिफिकेशन है ना, ये जरा जहन में रख लीजिए, ये रफ से आपको कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन की टाइप्स। अच्छा, कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन लेटर में फर्क बता सकता है? रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर सारी रिप्रेजेंटेशन होती हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन लेटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन, सम ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन। इसलिए ध्यान में रखिए, अगर केस स्टडी में कहीं उसने कहा ना कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, तो वो मे भी मटेरियल हो, मे भी परवेसिव हो, लेकिन अगर केस स्टडी में कहा रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दिया, वो हमेशा परवेसिव। क्यों हमेशा परवेसिव होगा? रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दिया तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये है जी रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दो टाइप्स। एक है ओवरऑल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है? और ये है स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड, स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड। वो जो था ना असल में, वो टू कंफर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू सपोर्ट, तो कंफर्म इन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए था। ये ओवरऑल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर 2 में पढ़े थे। और ये है स्पेसिफिक है, जैसे रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिप्रेजेंटेशन, जैसे गोइंग कंसर्न के हवाले से रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम पढ़ेंगे लिटिगेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह वगैरह। ये जो स्पेसिफिक एरिया की रिप्रेजेंटेशन है, इनको हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक रिक्वायर्ड बाय आईएसएस, वो रिप्रेजेंटेशन जो आईएसए रिक्वायर करता है, और दूसरी रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। वैसे ये रिक्वायर्ड बाय ऑडिटर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल वर्ड यूज करते हैं रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। ये रिप्रेजेंटेशन और इस रिप्रेजेंटेशन का फर्क क्या है? इसका इफेक्ट हमेशा परवेसिव होगा, यानी रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं मिला, इफेक्ट परवेसिव। रिप्रेजेंटेशन लेटर मिल गया, उसमें ये वाली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, क्योंकि ये ओवरऑल से रिलेट करती है। मैनेजमेंट में ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर दी, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी, ये ओवरऑल। स्पेसिफिक एरिया, ये अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, इसका इफेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। और इसमें दो टाइप्स है, रिक्वायर्ड बाय आईएसएस, रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। और ऑडिटर क्या हर सिचुएशन में रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट कर देता होगा? नहीं, कि भाई स्कोप लिमिटेशन है, चलो रिप्रेजेंटेशन दे दो, काम चला लेते हैं। हर सिचुएशन में तो नहीं है कि मिस स्टेटमेंट है, चलो रिप्रेजेंटेशन दे दो, काम चला लेते हैं, ऐसा थोड़ी है। स्कोप लिमिटेशन है या मिस स्टेटमेंट है, उसमें तो मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है, उसमें रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ही एप्रोप्रिएट है। तो हर सिचुएशन पे रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है। ऑडिटर नॉर्मली जो एडिशनल रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करता है, वो कौन से वाले एरियाज होते हैं? वो एरियाज होते हैं जो कि जिनमें मैनेजमेंट की जजमेंट एस्टिमेट्स हो, मैनेजमेंट की जजमेंट्स हो, या और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा आपको शायद कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर आपके सामने रख दी। अब ये मैं ये कंसेप्ट कि कब रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट होती है, कब नहीं, ये बिल्ड करने के लिए कोई चंद एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मैनेजमेंट ने अपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड कर दी है, इस मैटर के ऊपर रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं? मैनेजमेंट से ये पूछना चाहिए, सर लिख के दीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिलेटेड आपने हमें प्रोवाइड कर दी, छुपाया कुछ नहीं है, बिल्कुल है। और ये कौन से वाली टाइप होगी? मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी ओवर। अच्छा, क्या मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, ऑडिटर को भी बता दिया, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। अच्छा, ये किस टाइप से है? स्पेसिफिक। हालांकि आपको पता है एग्जामिनर का स्टाइल वो टाइप्स की तरफ नहीं जाता, वो टाइप आपसे पूछेगा नहीं कि ओवरऑल है कि स्पेसिफिक है, बताओ रिक्वायर्ड बाय ऐसे है कि ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, बताओ इसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है कि ऑडिटर से। देखिए रिस्पांसिबिलिटी दो तरह की है ना, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रही होंगी, जैसे जो मैं रिलेटेड पार्टी की क्लासिक एग्जांपल दी आपको,
इसमें दो रिप्रेजेंटेशन आपने नोट किया, एक रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी को उधर डिस्क्लोज कर दिया, और एक है ऑडिटर के हवाले से, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट कब होगी, ये अगर आईएसए रिक्वायर करते हैं रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट, अगर आईएसए रिक्वायर नहीं करते तो जो जजमेंट में ऑडिटर ने क्या देखना है, जिन एरियाज में जजमेंट्स हो, अनसर्टेनिटी वगैरह, उनमें रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, और जिनमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो उनमें एप्रोप्रिएट है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जैसे इसके अलावा और एग्जाम्पल, क्या मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है? नहीं है तो मिस स्टेटमेंट है, इस पे तो क्वालिफाइड ओपिनियन एप्रोप्रिएट है, मोडिफाइड रिपोर्ट एप्रोप्रिएट, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी एप्रोप्रिएट है। रिपेयर एक्सपेंस में एविडेंस ही कोई नहीं है, क्या इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है? नहीं है। अच्छा, अगली एग्जांपल सुने, केस स्टडी से भी एग्जांपल उठा रहा हूं, ये भी एग्जांपल केस स्टडी वाले थे। अगली एग्जांपल सुने, मैनेजमेंट ने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई किया, हमने कहा क्यों, उन्होंने कहा सर हमारी इंटेंशन है जैसे ही प्राइस बढ़ेगी 2-4 महीनों में इसको बेच देंगे। क्या रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है? इसमें एप्रोप्रिएट है, क्योंकि मैनेजमेंट की इंटेंशन, मैनेजमेंट की जजमेंट उनके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से, फ्यूचर प्लान से रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ने फैक्ट्री क्लोज की, उसमें फिक्स एसेट्स को रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करवाया, हमने कहा ये रीवैल्यूएशन तुमने करवाई क्यों, मैंने कहा सर इसलिए हमने इसको सेल करना है, करंट एसेट में भी क्लासिफाई किया है, क्या इस वाले रीवैल्यूएशन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है? बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। तो इस तरीके से क्या आप जज कर लेंगे कि रिप्रेजेंटेशन किस सिचुएशन में। देखिए, सबसे पहला तो आपकी ज्यादातर जो केस स्टडीज है ना, वो तो 2 पॉइंट से ही सॉल्व हो जाएगी कि रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। पहला पॉइंट, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय आईएसएस इट इज एप्रोप्रिएट, अगर रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय आईएसए कोई भी केस आ गया रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। दूसरा, अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है रिप्रेजेंटेशन नॉट एप्रोप्रिएट। हाँ, अगर दरमियानी सिचुएशन आ जाए कि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन भी नहीं है और आईएसएस वाली लिस्ट में भी नहीं है, फिर आपने अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है कि क्या इस सिचुएशन में जजमेंट्स अनसर्टेनिटीज हैं, क्या ये मैनेजमेंट के फ्यूचर कोर्स प्लान ऑफ एक्शन से रिलेट करता है, उसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे एप्रोप्रिएट है या। क्लियर जी? तो ये मैंने आपको एक केस स्टडी सिखा दी जिसमें आईकैप ये पूछता है कि बताइए इन फॉलोइंग सिचुएशन वेदर रिप्रेजेंटेशन इज एप्रोप्रिएट और नॉट। उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, लिस्ट के किस जगह पे रिप्रेजेंटेशन आईएसए ने कहा हुआ है। अब जैसे ये लिस्ट आपके सामने, ये भी आपके काम आएगी, लेकिन इसमें सिर्फ ये हेडिंग केस स्टडी, बाकी पढ़ लीजिए ताकि आपको पता हो, याद क्या करना है, सिर्फ हेडिंग। रिप्रेजेंटेशन का ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटीज पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी क्या आता है, वेदर मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही तो है। जब हम ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, आपको ये चैप्टर 2 में बता दिया था कि कुछ रिस्पांसिबिलिटीज ओवरऑल है, कुछ एरिया स्पेसिफिक है ओवरऑल। अच्छा, इसके बाद फ्रॉड, क्या फ्रॉड के हवाले से, अच्छा इसमें ना आपके जो टॉपिक पढ़ चुके हैं ना आप, उनकी रिवीजन भी हल्की सी होती जाएगी। क्या आप सोचे कि क्या उस टॉपिक में मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा था? फ्रॉड में क्या हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक्सेप्ट करे कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है, और फिर दे हैव डिस्क्लोज्ड देयर नॉलेज ऑफ फ्रॉड और एनी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड टू ऑडिटर। फ्रॉड के हवाले से भी दो रिप्रेजेंटेशन, एक कि वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट करें कि फ्रॉड के हवाले से सर हम रिस्पांसिबल है, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है, और दूसरा वो आपको याद है प्रोसीजर में हम इंक्वायरी करते थे, उससे इंक्वायरी कर, अब वो प्रोसीजर पूछ लो आपसे फ्रॉड वाले, चलो ठीक है नहीं पूछते, आगे चलते। अच्छा, ये आईएसएस के नंबर लिखे हुए हैं, आईकैप ने आज तक आईएसए के नंबर के साथ क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए अगर आप कभी फ्री टाइम में या ये पेपर के बाद फारिग हो तो ये इससे क्या होगा, ये आपके कैफ को सीफैप के दरमियान में ट्रांजिशनल फेज है। अगर आपको ये नंबर याद आ रहा ना, फर्ज कीजिए नंबर, सिर्फ नंबर, तो आपका समझ लीजिए सीफैप की बेस डेवलप हो जाएगी। 50% सिलेबस सेम है, 50% सिलेबस सेम है, लेकिन एडवांस लेवल पे तो 50% नहीं है। तो ये नंबर जो है ना आपको ट्रांजिशनल फेज में बहुत हेल्प करेगा, अगर हो सके याद करें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक दफा पढ़ लेंगे इसका, लेकिन लाजमी नहीं। आईकैप ने आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने इतने पास पेपर किया बताते, एसीसी वाले कभी कभी पूछते हैं, लेकिन उसमें भी नंबर इररिलेवेंट होता है, आपने नोट किया। आप नंबर को बिल्कुल इग्नोर करके रिक्वायरमेंट देखें ना, रिक्वायरमेंट समझ आ जाएगी,
तो फर्स्ट कीजिए पेपर में अगर कोई नंबर यूज कर भी लेता है तो ये भी अगली बात भी कंफर्म है क्या कि अगर आप उसको इग्नोर करके रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे आपको हर चीज समझ आ रही होगी लिखना क्या है। इसके बाद नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें हम मैनेजमेंट से पूछते हैं सर आपने कोई लॉ की वायलेशन की है, लॉ की वायलेशन तो की है तो हमें बता दे। मैनेजमेंट हैड डिस्क्लोज नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड अफेक्टेड फाइनेंशियल ऑर्डर, डिस्क्लोज करते हैं मैनेजमेंट क्या कि नहीं। लेकिन आपको यह भी पता है कि ऑडिटर सिर्फ मैनेजमेंट की बात पे एतबार नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका छोटा भाई हमारे सिलेबस में है, नॉन कंप्लायंस विद लोन एग्रीमेंट डेट कोवेनेंट। अगर नॉन कंप्लायंस विद डेट कोवेनेंट हो वो क्या होता है, मिस स्टेटमेंट क्वालिटेटिवली मटेरियल, ठीक है, याद है ना, ये वो एग्जाम में केस स्टडी टेस्ट कर सकता है इसके। इससे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होता है कि नहीं, हाँ, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरसेट करने के लिए वायलेशन थी। इसके बाद इमटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि जितने भी मिस स्टेटमेंट इमटेरियल हैं, ये याद है कंसेप्ट, हाँ जी, ताकि कल को मैनेजमेंट हमारे खिलाफ केस ना कर दे। लिटिगेशन, क्या रिप्रेजेंटेशन लेते हैं लिटिगेशन के हवाले से कि दे हैव डिस्क्लोज्ड ऑल लिटिगेशन एंड क्लेम्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ऑडिटर, कोई बात छुपाई नहीं ऑडिटर से, आपको पता। अच्छा तो फिर इसका मतलब है हमने कंफर्मेशन लेटर नहीं भेजना लॉयर को, हमने डॉक्यूमेंटेशन देखने की जरूरत नहीं है, हमें लीगल केसेस का अपडेटेड स्टेटस पता करने की जरूरत नहीं है, नहीं ये सारे काम फिर भी करने हैं, तो रिप्रेजेंटेशन लेटर क्यों ले रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिंग एविडेंस, शाबाश, ठीक है। वरना तो अगर फ्रॉड की रिप्रेजेंटेशन ले ली इसका मतलब फ्रॉड से रिलेटेड कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं करना, करना है, ये सपोर्टिंग एविडेंस है, ठीक है। इसी तरह फेयर वैल्यू एंड एस्टिमेट्स, इस पे भी रिप्रेजेंटेशन वो कहता ले लो। मेथड assumptions used by and data used in counting estimates and related disclosure are appropriate including management has intention and ability to perform, जो भी उसका है एक्शन। इसका मतलब ये हुआ अगर फिक्स एसेट्स रीवैल्यूड अमाउंट पे हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, फेयर वैल्यू के लफ्ज की वजह से। फेयर वैल्यू के साथ इसके एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख लें रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। फिर आप कहेंगे सर इसमें तो किया बेटर देते हैं, वो भी देंगे लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी तो ऑब्टेन करनी है। क्या रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर में कहीं पे आपने ये पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, ये पढ़ा था? अगर है तो लिंक हो गया, नहीं यार तो ऐड हो गया प्रोसीजर, है प्रोसीजर, ये लिंक हो गया। देखा बहाने से, नई चीज कुछ नहीं है, पुरानी जो है वो लिंक हो रही है। नहीं पढ़ा तो ऐड कर ले, नहीं पढ़ा तो कि जब कभी रीवैल्यूएशन होगी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे, जब कभी लॉ वाली लीगल केस की केस स्टडी आएगी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। रिलेटेड पार्टीज के हवाले से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं दो, इधर तो 4-5 लिखते हैं, ये कहां से आ गए, पढ़ के देख लेते हैं। मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी देयर रिलेशनशिप एंड देयर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इन मैनेजमेंट हैज एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर डिस्क्लोज देम इन अकॉर्डेंस विद दो साफी, ये तो दोनों एक ही लग रही हैं, ये ऊपर वाली काट दे, ऊपर वाली नीचे वाली जरा ज्यादा बेहतर अल्फाज में इन अकॉर्डेंस है। दो साफी कौन सा प्रूव ट्रांजैक्शन डेट में, एक मिनट है, सॉरी अब आप काट नहीं मैं असल में पूरा मैंने जब नीचे पूरा पढ़ा तो फिर मुझे याद आया ये ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन है ऑडिटर वाले और नीचे वाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले। इसके एंड में कटिंग की बजाय इसके एंड में लिखना है टू ऑडिटर, यानी जो पहले वाले ना मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टीज देयर रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस टू ऑडिटर लिखना था, काट दिया आपने, कोई बात नहीं उसके साथ करके टिक लगा दे, ठीक है। और इससे मुझे एक बात याद आ गई कि इंसान सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखता है, तो अब आपको बाकी चाहे और कुछ रिलेटेड याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहेगी बात। बहरहाल चले, मैनेजमेंट हैज एप्रोप्रिएटली कंडक्टेड, ये भी हो गया दो, भाई ये दो थी, बाकी कहां से आ गई, दो साहब गवर्नेंस हैड अप्रूव्ड अ ट्रांजैक्शन दैट मटेरियल इफेक्ट फाइनेंस, हां ये अप्रूवल की बात में थे, लेकिन इसमें उधर तो उसने रिप्रेजेंटेशन नहीं, चले कोई बात नहीं, लेकिन है एलिमेंट पॉइंट लिखा हुआ था ये, चलो ठीक है। दो साहब गवर्नेंस है एनी इंटरेस्ट इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज कर, और व्हेन दो साहब गवर्नेंस हैड मेड ओरल रिप्रेजेंटेशन टू, अगर उन्होंने जुबानी कलामी कोई रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर को दिया वो रिटन फॉर्म में लिख दे, तो ये नीचे वाली 3 हमारी एडिशनल है, ये इनडायरेक्टली शायद कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी के चैप्टर में डिस्कस हो रही हो,
नहीं हो रही तो इनको ऐड कर ले, हो रही है बट ठीक है, हो रही है तो ठीक है। यानी आपकी रिलेटेड पार्टी के हवाले से टोटल रिप्रेजेंटेशन कितनी हो जाएंगी, यानी मैनेजमेंट से ये भी पूछेंगे उधर डिस्क्लोज कर दिया, कर दिया भाई, हमें भी बता दिया भाई, अप्रूवल भी ले ली डायरेक्ट, दो चाबी गवर्नेंस अप्रूवल लेनी होती है रिलेटेड पार्टी की, भाई अप्रूवल भी ले ली। अच्छा, दो चाबी गवर्नेंस का इंटरेस्ट है अगर कोई, वो भी बता दो, डायरेक्टर्स का भी तो इंटरेस्ट हो सकता है, ताकि वो फिर हम शेयर होल्डर्स के सामने रख सकें। अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट तो पता है आपको क्या है, ये के बाद तो हम मैनेजमेंट से, हालांकि हम खुद भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, हम सीखेंगे भी, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट से क्या कह रहे हैं कि आप बताइए, आपने हमें सारे सब्सिक्वेंट इवेंट बता दिए, तो अगर मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले ले और मैनेजमेंट 5 सब्सिक्वेंट इवेंट्स लेके कहे सर ये सारे हो गए, हमें मजीद काम करने की जरूरत नहीं है, बिल का मजीद काम करना है, क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन स्पोर्टिंग एविडेंस, ये सबसे अहम, पूरी रिप्रेजेंटेशन में सबसे अहम कंसेप्ट है ये प्रैक्टिकली, इसका स्टेटस क्या है, स्पोर्टिंग। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो वो कैश फ्लो फॉर कॉस्ट देखो, तो बताइए गैस कीजिए गोइंग कंसर्न पे रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ये भाई बताएंगे ये रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करने के दौरान लेता है या बाद में, देखिए जबानी कलामी दरमियान में भी ले सकता है, प्रोसीजर परफॉर्म करते, प्रोसीजर में भी पढ़ा था, लेकिन रिटर्न फॉर्म में एंड में लेता है इकट्ठी करके, ठीक है जी, ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ यूं कह ले, भाई ने इसको थोड़ा टेक्निकल अल्फाज में बता दिया कि सर वो रिप्रेजेंटेशन पहले ले लेता है लेकिन रिप्रेजेंटेशन लेटर बाद में लेता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अदर रिप्रेजेंटेशन इफ डिटरमिन, अच्छा ये ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन तो वो है जो रिक्वायर्ड बाय आईएसए, अब वो ऑडिटर को भी एक पावर दे रहा है, डिस्क्रिशनरी पावर, कि भाई इन वाली मेरी यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, अगर तुम मुनासिब समझो तो खुद भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, लेकिन याद रखे ये ऑडिटर को पावर दे रहा है, ऑडिटर को गन दे रहा है, लेकिन साथ ही नीचे कह रहा है इस पे अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी। अंधाधुंध फायरिंग का मतलब क्या है, हर मैटर पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन, मिसाल भी दे रहा है कि किस किस मैटर पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते, कहता है रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इंटेंशन, प्लान्स, जजमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर कोई ऐसा एरिया हो जो स्टैंडर्ड में दुनिया बदलती रहती है ना, तो हो सकता है कोई नई एरिया आ जाए, कोई नई सिचुएशन आ जाए जो आईएसए में कवर ना हो सकी हो, तो कहता है इस सिचुएशन में आपने देखना है, अगर तो वो मैटर मैनेजमेंट की इंटेंशन, प्लान, जजमेंट से रिलेट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन ले लो। फॉर एग्जांपल इंटेंशन टू होल्ड और सेल इन्वेस्टमेंट या मशीनरी, ये एग्जांपल दे दिया आपको। फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न वैल्यूएशन, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड भी कह देता है, ये रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड भी थी, बहरहाल एग्जांपल थे। रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी, हाँ ये नहीं, ये स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं थी, उसने फेयर वैल्यू जनरल वर्ड यूज किया था, उसमें कह सकते हैं वैसे कि एक एग्जांपल ये भी है। पेंडिंग लिटिगेशन, ये भी थी, चले हम इसमें सिर्फ रिपीट होगी, अच्छा है ताकि केस स्टडी में हम पिक कर ले इसको, ठीक है, कि केस स्टडी में ये इस मैटर के ऊपर रिप्रेजेंटेशन तो लाजमी ऑब्टेन करने हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज, मॉर्गेज, चार्जेस ऑन एसेट्स, के लायबिलिटीज कंप्लीटली रिकॉर्ड कर ली हैं, वो याद है मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, तो हो सकता है कुछ लायबिलिटीज रिकॉर्ड ना की गई हो, मैनेजमेंट से लिख के देंगे आपने कंप्लीट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर, और जब मैनेजमेंट लिख के दे देगी तो फिर कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर वाले प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जरूरत। अच्छा एसेट्स को देख के ये तो पता चल जाएगा आपको कि ये अंडर चार्ज नहीं है, जो मॉर्गेज एसेट्स होते हैं उनका डिस्क्लोजर आता है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन से पता चलेगा कि ये अंडर चार्ज है, नहीं, कैसे पता चलेगा, डॉक्यूमेंट्स, हाँ एक तो लोन एग्रीमेंट से और दूसरा कह रहा है मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन कर ले, तो ये कुछ एग्जांपल दे रहा है, अदर रिप्रेजेंटेशन इफ डिटरमिन नेसेसरी बाय ऑडिटर। क्लियर जी, रीड कर लिया आपने। अब सबसे अहम बात देखिए, कल वाले लेक्चर में सबसे अहम लफ्ज था सपोर्ट का, सिंगल वर्ड अगर मैं आपको कल के, अब आज के लेक्चर में ये सारी चीज अभी तक बढ़िया भूल जाए, लेकिन अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो नहीं भूलना, ये इसमें की बेस पे केस स्टडी सॉल्व होनी है, एक सपोर्टिंग वाले लफ्ज की बेस पे केस स्टडी सॉल्व होनी है, और दूसरा इसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कब एप्रोप्रिएट है कब नहीं, रूल बता रहा है, कह रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय आईएसएस आर कंसीडर्ड नेसेसरी बाय ऑडिटर, कंसीडर्ड नेसेसरी बाय ऑडिटर, कंसीडर्ड नेसेसरी बाय ऑडिटर का ब्रैकेट में चाहे लिख ले, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी, आपने लिखना, आपसे नहीं लिखा जाएगा ये, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट कब है, बाय आईएसए व्हेन डिटरमिन्ड
नेसेसरी बाय ऑडिटर। और कब एप्रोप्रिएट नहीं है? जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप, मटेरियल इमटेरियल पे लेते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो। क्यों भला? क्योंकि मटेरियल मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन के केस में हाँ मॉडिफाइड रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है, रिटन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा एप्रोप्रिएट है। मैनेजमेंट आखिरी कोशिश करती है सर रिटन रिप्रेजेंटेशन लेके मामला दफा दफा करे, ये सब कुछ ठीक है छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे, हमारा एविडेंस कर मिस स्टेटमेंट है, ये एविडेंस है ही नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेशन ये बेस में नहीं कर सकते के लिए। फिर ये बात बता रहा है, ये तीसरा पॉइंट इतना ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन इफेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी इज ऑलवेज परवेसिव। जो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज वाले है ना, वो परवेसिव ही होगी वो वाली रिप्रेजेंटेशन। और इफेक्ट ऑफ अदर रिप्रेजेंटेशन मे बी मटेरियल, यानी अगर आपसे क्वेश्चन केस स्टडी में कहता है, अब यहाँ पे आप मार खा सकते हैं, केस स्टडी में कहता है रिप्रेजेंटेशन लेटर नॉट प्रोवाइडेड, हमेशा परवेसिव। अगर कहेगा रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, हम कहेंगे if this relates to responsibilities, pervasive. If relates to specific areas, it may be material, may be pervasive. क्लियर जी? अच्छा नेक्स्ट ये क्वेश्चन ये आपने घर से करने हैं। फिर लर्निंग ऑब्जेक्ट नहीं, घर से करेंगे आप, होम असाइनमेंट में है वो क्वेश्चन जो आगे जी। नहीं नहीं नहीं, कल कम पढ़ाया था ना, असाइनमेंट रिवाइज करके भेज दी थी ग्रुप में नहीं आप? नहीं नहीं, असाइनमेंट में रिवाइज, असाइनमेंट ये क्वेश्चन नहीं था, क्या था? कल जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं क्लास में 6 भेजे थे, लेकिन वो कंसेप्ट पूरा नहीं हो सका था, वो मैंने क्योंकि मुझे पूरा यकीन था खुद से पढ़ के आप समझ नहीं पाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, ऑडिटर्स अच्छा मैंने नहीं पढ़ाया, क्या आप खुद से बता सकते हैं अगर रिप्रेजेंटेशन लेटर ना प्रोवाइड किया जाए ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? उसने कहा, अच्छा पहले तो उसने कहा रिप्रेजेंटेशन लेटर इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन इन ऑल ऑडिट्स। दुनिया का कोई ऐसा ऑडिट नहीं है जिसमें रिप्रेजेंटेशन लेटर ना हो, ऑल को अंडरलाइन कर ले, ये ना कभी कहीं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप कहते हैं रहने दो, रिप्रेजेंटेशन लेटर की जरूरत हर ऑडिट पे। अच्छा रिप्रेजेंटेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, क्यों? इसमें कह रहा है जब मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हमेशा परवेसिव, और जब अदर है ये भी स्कोप लिमिटेशन है, ये भी स्कोप लिमिटेशन, इसका इफेक्ट परवेसिव, इसका इफेक्ट इफ मटेरियल और इफ परवेसिव। ठीक है। अच्छा मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ना देना, अब ये अगेन वही आपका मसला आ जाएगा कि इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है कि ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन पूछा केस स्टडी में। अगर उसने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है तो आपने स्कोप लिमिटेशन क्या दिया, इफ मटेरियल क्वालिफाइड। अगर कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है तो फिर रिपोर्ट के साथ साथ रिस्क वगैरह भी रिवाइज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि याद रखिए सिंपल कंसेप्ट लिंक कर दूं, अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती, स्कोप लिमिटेशन तो है, लेकिन स्कोप लिमिटेशन भी कैसी, बाय मैनेजमेंट वाली। स्कोप लिमिटेशन भी कैसी, तो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट में क्या सिर्फ रिपोर्ट में इंपैक्ट आता है कि रिपोर्ट के अलावा भी? हाँ, हमारा रिस्क भी इंक्रीज होता है, इंटेग्रिटी पे भी डाउट्स क्रिएट होते हैं, एक्सट्रीम केस में विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि कब ये रिस्क वाली विड्रॉल वाली बात करेंगे? जब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी कोर्स ऑफ एक्शन, यानी अगर उसने इफेक्ट रिपोर्ट पूछा है तो सिर्फ इफेक्ट रिपोर्ट बताएंगे, अगर उसने एड्रेस कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है तो इफेक्ट रिपोर्ट भी बताएंगे और बाकी चीजें भी बताएंगे। क्लियर जी? पक्का? तो आपको पता चल गया अगर मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दिया तो क्या करना है? क्या करना है? स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट, इफेक्ट परवेसिव है, लेटर नहीं दिया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सीधा। और अगर कहता है रिप्रेजेंटेशन नहीं दी तो ये भी स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, लेकिन इसमें देखना इफेक्ट मटेरियल के परवेसिव है, और वो डिस्कस करने के बाद ये चूंकि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है तो फिर रिस्क और रिलायबिलिटी की तरफ जाए। ये वही कंसेप्ट रहा। अगर मैं ये सारा कंसेप्ट कुछ भी जहां जहां पे रिप्रेजेंटेशन लेटर है ना, उसकी बजाय मैं सिंपल एविडेंस नॉट प्रोवाइडेड मैनेजमेंट लिख दूं तो ये आपका चैप्टर 4 का कंसेप्ट बन जाएगा। उसी कंसेप्ट को कॉपी पेस्ट करके मैंने स्कोप लिमिटेशन की जगह पे रिप्रेजेंटेशन लिखा है, बाकी ये वही चैप्टर 4 वाला कंसेप्ट है, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। क्लियर जी? इसमें कोई नई चीज?
तो अभी तक के लेक्चर में मुझे बताइए हमने क्या सीखा। हमने सीखा रिप्रेजेंटेशन लेटर, रिप्रेजेंटेशन किन, कल सीखा था रिप्रेजेंटेशन का की हैसियत सपोर्टिंग एविडेंस की है। आज हमने पहले ये सीखा किन सिचुएशन में रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, किन में नहीं है, मेन कंसेप्ट ये। और फिर हमने ये सीखा अगर रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट एप्रोप्रिएट है लेकिन मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करती फिर क्या करना है, ये समझ रहे हैं। अभी तक रिप्रेजेंटेशन में हमने काम की चीजें 3 ही बड़ी सीखी हैं, बाकी कंसेप्ट आगे एक्सप्लेनेशन है। पहला, रिप्रेजेंटेशन का हैसियत सपोर्टिंग एविडेंस की है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा कि कब रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कब नहीं, हमने सीखा जब रिक्वायर्ड बाय आईएसएस है या व्हेन कंसीडर्ड बाय नेसेसरी तो एप्रोप्रिएट है वरना नहीं। फिर हमने सीखा कि अगर रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है और मैनेजमेंट प्रोवाइड ना करे तो फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, जब डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे रिप्रेजेंटेशन लेटर ना हमें मिला इस वजह से तो इंटेग्रिटी को भी रिसेस करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब डिस्क्लेमर ओपिनियन ही दे दिया तो अब इंटेग्रिटी का करना क्या है। इंटेग्रिटी नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए रिबाइंड नहीं होना। और अगर 2-3 साल बाद हमें फिर दोबारा अप्रोच किया उन्होंने तो हम देखेंगे क्या वही मैनेजमेंट है या बदल गई है। अगर तो वही मैनेजमेंट सके ना भाईजान सॉरी अभी नहीं। हाँ अच्छा हाँ जी, ये वाला पॉइंट जो है ना ये इंटेग्रिटी ये ऊपर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, इंटेग्रिटी वाला पॉइंट ऊपर भी आएगा। क्लियर जी। अब आगे चलते हैं। अब है रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। अच्छा ये रिलायबिलिटी वाली बात नहीं कर रहे, नहीं फॉर्मेट वही चीजें हैं, फॉर्मेट दोबारा नहीं पढ़ा रहा, दोबारा पढ़ ले चले रिवाइज हो जाएगा, खुला टाइम है हमारे पास। इसमें आप नोट, अच्छा वो भाई वो बता देना मुझे 10 साल का फर्क। अच्छा 2 साल, ठीक है। लेटर हेड देखे कंपनी का, ठीक है। एग्जाम में भी आपका रिप्रेजेंटेशन लेटर का फॉर्मेट इसलिए रखा है आपके सामने बुक में कि एग्जाम में हो सकता है आपको कोई रिप्रेजेंटेशन लेटर देके कि इसमें से गलतियां निकालो, तो आपने देखना है कहीं कोई रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, या इसमें जो रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए वो सही तरीके से आई है कि नहीं, ठीक है। वो दो एरर या मिशन, 2 तरह की मिस्टेक्स होती है ना, या तो वो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन मिस करवा देगा या कोई रिप्रेजेंटेशन लिखी होगी उसको घुमाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए नोट करें, क्लाइंट का लेटर हेड है, डेट आनी चाहिए, डेट अगर नहीं है, अगर उसने क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट दे दिया डेट नहीं है तो ये भी एरर है। और डेट कौन सी होनी चाहिए, एक और भी प्रॉब्लम है, नहीं वो ठीक है, डेट रिपोर्ट वाली होनी चाहिए या उससे 1 आधा दिन पहले। ये फर्म का नाम, एड्रेस, डियर सर दिस प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद योर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली, इंट्रोडक्टरी लाइन अकॉर्डिंग विद आईएफआरएस, ठीक है। वी कंफर्म दैट to the best of our knowledge and belief, having made such inquiries as we considered necessary for the purpose of appropriately informing our, वो कह रहा है कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन लेटर देने से पहले ना हमने अपने टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ इंक्वायरीज वगैरह कर ली है और हम मुतमिन है कि हम जो आपको बता रहे हैं वो ठीक है। फिर उसने ये रिप्रेजेंटेशन बताई है अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जिनका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, और वो रिप्रेजेंटेशन जिनका ताल्लुक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी एक क्लासिफिकेशन हमारे सामने आ गई कि रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है, और रिलेटेड पार्टी में 2 रिप्रेजेंटेशन थी ना, देखिए आ रही है, एक 3 रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन हैव बीन एप्रोप्रिएट कंपनी फॉर डिस्क्लोजिंग इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये किससे रिलेट कर रही थी, सही कैटेगरी में है। फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर में भी है रिलेटेड पार्टी, ये भी 3rd है। वी हैव डिस्क्लोज्ड टू यू आइडेंटिटी, डिस्क्लोज्ड टू यू पहले लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिस्क्लोज आपको बता दिया, ठीक है, आर रिलेटेड पार्टी ऑफ व्हिच वी आर अवेयर। मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी देखिए यही है कि मैनेजमेंट हैज फुल रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड विद ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड। ये ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी क्या है, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। अच्छा ये कहां पे पढ़ी आपने, क्या ये सेकंड वाली पढ़ी है, सिग्निफिकेंट असम्पशन एंड काउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल, ये टिक करें, देखें है उधर लिस्ट में है, टिक करते जाए, चले पढ़ ही रहे हैं साथ साथ टिक करते जाए। रिस्पांसिबिलिटी वाली हो गई, आपने देखना कौन सी मिसिंग है अगर कोई है। सिग्निफिकेंट असम्पशन एस्टिमेट ये आ गया, फेयर वैल्यू एंड एस्टिमेट्स। अच्छा एक क्वेश्चन उसने कहा था डेप्रिसिएशन के ऊपर, क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है, इस पे रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए कि नहीं,
डेप्रिसिएशन ऐसे, हाँ हमने ये लिखना था, अगर ये सिग्निफिकेंट है ना, सिग्निफिकेंट, तो फिर इसे रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन साथ में इफ सिग्निफिकेंट लिखना लाजमी है, यानी छोटे मोटे एस्टिमेट्स में नहीं, सिग्निफिकेंट। थोड़े बहुत डेटर्स हैं उन पे प्रोविजन की आपके, ये भी तो एस्टिमेट है सर, एस्टिमेट्स है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, उसने कहा है फेयर वैल्यू एंड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स में रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड पार्ट इम्पेयरमेंट में ले सकते हैं इफ सिग्निफिकेंट, इफ सिग्निफिकेंट, बल्कि लेनी चाहिए क्योंकि उसमें वो फ्यूचर कैश फ्लोज बनते हैं जो मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन पे डिपेंड करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट में भी रिप्रेजेंटेशन अप्रोच, शाबाश, ये तो आप बहुत अच्छा समझ गए। डेवलपमेंट में मैं क्यों बोला, डेवलपमेंट में उसके क्राइटेरिया में है इंटेंशन टू कंप्लीट या सेल, वो भी इंटेंशन पे डिपेंड करता है, शाबाश। डेवलपमेंट का बैंक्स नए नोट नहीं दे रहे आजकल, अरे बंद चल दे रहे नहीं, कोई नेक्स्ट असेसमेंट सिस्टम करेंगे जैज कैश का, ऑन दिस स्पॉट जैज कैश का। ऑल इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाले थे रिप्रेजेंटेशन, ठीक कर लें फिर इसको भी। इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आर इमटेरियल बोथ इंडिविजुअली, हाँ ये अच्छा, ये इमटेरियल मिस स्टेटमेंट बार बार कह रहा हूं, आप किसी ने ये नहीं कहना कि सर ने सिखाया था मिस स्टेटमेंट हो तो रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, नहीं नहीं सर ने ये नहीं सिखाया था, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट हो तो एप्रोप्रिएट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो तो रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट, उसमें तो क्वालिफिकेशन एप्रोप्रिएट है। फिर रिप्रेजेंटेशन अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू राइटर, वी हैव डिस्क्लोज्ड टू यू द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड के ऊपर रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, देखिए लिस्ट में था, लगाए टिक इसको भी, उधर भी लगा दे, इधर वी हैव डिस्क्लोज्ड टू यू ऑल इंफॉर्मेशन, ये दोनों आ गए, रिस्क फ्रॉड से रिलेटेड दोनों इंफॉर्मेशन आ गई, यानी मैनेजमेंट ऑडिटर को रिस्क ऑफ फ्रॉड भी बताती है और अगर कोई फ्रॉड सामने आया हो वो भी बताती है। वी हैव डिस्क्लोज्ड टू, ये रिलेटेड पार्टी तो कर लिया ऊपर, वी हैव डिस्क्लोज्ड टू ऑल नॉन इसे नॉन कंप्लायंस लॉज एंड, वो भी कौन सी वाली नहीं है, लिटिगेशन और गोइंग कंसर्न, लिटिगेशन तो हाँ और गोइंग कंसर्न, ठीक है, ये भी होनी चाहिए, तो ये आपने एक एरर आइडेंटिफाई की, ये मिसिंग है, फिर एक आपने डेट का एरर, दो एरर आपने इसमें आइडेंटिफाई कर दी है, शाबाश शाबाश। अच्छा लिटिगेशन कोई है ही नहीं तो फिर भी हम ये लिख सकते हैं कि मैं डिस्क्लोज रिप्रेजेंटेशन देके कोई लिटिगेशन नहीं है, जैसे अगर मैनेजमेंट कहे कि सर हमारी कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है तो उसे अपने प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे, उससे रिप्रेजेंटेशन के अब ये लिख के दो कि कोई रिलेटेड पार्टी नहीं। अच्छा साइन सही लोग कर रहे हैं, साइन भी तो देख लें, ये ना अकाउंट्स ऑफिसर कर रहा हो, ये ना हो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कर रहा हो, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट साइन कर रहा है तो ठीक है क्या, नहीं। अच्छा अब दो कंसेप्ट्स हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आई के आपने कभी टेस्ट नहीं किया बुक में है, और एक है बहुत ही अहम केस स्टडी का कंसेप्ट, बताने दोनों है, पहले कौन सा बताऊं, बहुत ही अहम बता दो, ठीक है, इसको फिर फिलहाल आप एंडिंग कर दें। नहीं ये नहीं मैं बताता हूं, एक इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं, जिसको ये इक्वेशन समझ आ गई ना, अच्छा ये वैल्यूएशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन सिर्फ पहले जनरल, जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का इफेक्ट हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन और उसी की स्पेसिफिक एग्जांपल है, उसी तरह कंसेप्ट कि जब एविडेंस इनकंसिस्टेंट हो तो रिलायबिलिटी डाउटफुल हो जाती है, ये और ऑडिटर ने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करना होता है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है। इस कंसेप्ट की एक एग्जांपल है कि एविडेंस कब रिलायबिलिटी डाउटफुल होती है, वो रिप्रेजेंटेशन जब एक एविडेंस कुछ और हो, रिटन रिप्रेजेंटेशन कुछ और कहे, ये स्पेसिफिक एग्जांपल है उस कंसेप्ट की। तो सिखा क्या रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन सी सिचुएशन है जिन पे रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी जिसमें डाउट क्रिएट हो जाता है, यानी रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं रहेगी, आप कहेंगे पता नहीं मैनेजमेंट ठीक बात कर रही है कि नहीं कर रही, यानी देखिए एक तो है ना मैनेजमेंट ने दो कंसेप्ट है, मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दे दी, रिप्रेजेंटेशन नहीं दी तो क्या करना है वो सीख लिया, अब मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर दे दी, ठीक है, क्या हमने अदर एविडेंस ऑब्टेन करना है, अब यहाँ पे देखें कहानी में ट्विस्ट आया, एक ट्विस्ट था रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, अब है रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड लेकिन जब हमने अदर एविडेंस ऑब्टेन किया ना दोनों में इनकंसिस्टेंसी आ गई, ये आपने पढ़ा हुआ क्या करना है, क्या करना है,
फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने। अगर रिजॉल्व हो जाए तो ठीक, अगर रिजॉल्व ना हो, रिजॉल्व होने का मतलब क्या है, पता चल जाए मैनेजमेंट ठीक कर रही थी, वो जो दूसरा एक्सटर्नल एविडेंस उसमें ठीक नहीं था। रिजॉल्व नहीं हुआ का मतलब क्या है, मैनेजमेंट गलत कह रही है, तो हमारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। ये जनरल कंसेप्ट है, ये क्या है, जनरल कंसेप्ट। पहले बता रहे हैं आपको दो एग्जांपल, कब रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट होंगे। स्टेप 1, जब मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, देखें अगर मैनेजमेंट झूठी है, उसके मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे वो रिलायबल नहीं, डाउट्स क्रिएट होंगे, ठीक है, मैनेजमेंट लैक्स कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी। दूसरा, जब रिप्रेजेंटेशन दे मैनेजमेंट ने, लेकिन वो किसी दूसरे एविडेंस के साथ इनकंसिस्टेंट है। क्लियर, ये दो सिचुएशन है जिनमें रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट है। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, आगे जनरल कंसेप्ट है, उसने हेडिंग्स दो दी हैं, लेकिन दोनों में आप देखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन एक जैसा ही है तकरीबन। क्या, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करो, और अगर इशू फिर भी रिजॉल्व ना हो तो उसका मतलब मैनेजमेंट सही नहीं है, इंटेग्रिटी डाउटफुल हो गए, अनरिलायबल हो गए, अनरिलायबल हो गए। डाउटफुल होने में और अनरिलायबल होने में फर्क है ना। अनरिलायबल फाइनल स्टेज है डाउट की, जब डाउट्स, ये देखिए बता क्या रहा है, डाउट्स कब होंगे, डाउट्स होंगे तो क्या करना है, और अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते, अनरिलायबल है तो क्या करना है। ये समझ लो, उसने हमें 3 स्टेप्स में कंसेप्ट बता दिया। ठीक, इसमें वो जनरल बातें हैं इसलिए मैं इनको नहीं डिस्कस कर, कई दफा पढ़ी हुई है, रिलायबिलिटी पढ़ ले। अगर मैनेजमेंट में कॉम्पिटेंस इंटेग्रिटी नहीं है, ऑर्डर कहेगा अच्छा रिप्रेजेंटेशन डाउटफुल है, और सिर्फ ये वाला केस डाउटफुल नहीं है, तुम्हारी मैनेजमेंट एक झूठ बोला दूसरा झूठ भी बोल सकते हैं, हमारा दूसरा एविडेंस पे भी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, और रिस्क ऑफ मैनेजमेंट भी सिर्फ हाई आइटर एक्सट्रीम केस में विड्रॉ कर सकता है, सिंपल। ठीक है, यानी साबित हो गया मैनेजमेंट ने कोई झूठ बोला है हमसे, तो उसकी सिर्फ वही रिप्रेजेंटेशन पे डाउट क्रिएट हुआ कि जो इन जनरल उसने बाकी एरिया में रिप्रेजेंटेशन दी होगी, उसमें भी डाउट, यही कह रहा है एक्सट्रीम केस में विड्रॉ कर ले पहले में। दूसरे में कह रहा है मैनेजमेंट कंपिटेंट इंटेग्रिटी है, लेकिन फर्ज कीजिए इनिशियल हमारी सेशन है, ठीक है मैनेजमेंट, लेकिन फर्ज कीजिए कोई दूसरा एविडेंस हमें मिला जो इसके साथ इनकंसिस्टेंट है। मैनेजमेंट ने कहा कि इसको केस एग्जांपल ना बता दो, इस वाले की, इफ रिटन रिप्रेजेंटेशन इज इनकंसिस्टेंट, ये समझ आ गया ना, इसकी केस स्टडी है। अब देखिए आज का तीसरा सबसे अहम कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, 3 आज का यही कल था, फिर से एक अहम है स्पोर्टिंग वाला, दूसरा था रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और तीसरा आइटम्स रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड। अब आपको बताने जा रहा हूं 4, और ये प्रोबेबली सबसे आसान लेकिन सबसे अहम कंसेप्ट है। अगले 5 मिनट अगर आप पूरा फोकस होकर मुझे दे देंगे ना, कंसेप्ट नहीं बढ़ जाएगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना भी समझ आए ना, जैसे फर्ज कीजिए आप घर में बैठे हैं, आप ये भी मिलती जुलती चीजें रट्टा लगाए निकले, ये इतना अहम नहीं है। जो अहम है वो कंसेप्ट आपको मैं साथ साथ बता रहा हूं। अब जो कंसेप्ट बता रहा हूं ये इंतहाई अहम है, इससे आपको ये कंसेप्ट समझने में भी हेल्प मिलेगी। ये कंसेप्ट समझ, हमने ये पढ़ा रिप्रेजेंटेशन अलोन इज नॉट ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, अकेली सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि सपोर्टिंग है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस है क्या। इसका जवाब सुन ले, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट पूरा फोकस हो गया अगले 5 मिनट। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज इक्वल टू रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो है ही, रिटन रिप्रेजेंटेशन तो है ही, प्लस अदर एविडेंस भी ऐड होगा ना, तो अदर एविडेंस नीचे लिख रहे विच इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, यानी जो नॉर्मली हुआ करता है, विच इज एक्सपेक्टेड, या ये ना भी लिखे तो चलेगा क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ एविडेंस होता है। ये दोनों मिलेंगे फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होगा। एक भी मिसिंग है, क्लियर। अब सुनिए, अब कहें सर प्लीज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये इक्वेशन आपके देखिए पूरे रिप्रेजेंटेशन को टेक्निकली आपने समझना होना, 2 अल्फाज हैं जो इसके कंसेप्ट जो खुद मगज उसको निकाल के बाहर ले आएंगे। एक है सपोर्ट
स्पोर्टिंग रिप्रेजेंटेशन स्पोर्टिंग एविडेंस है। और दूसरा है ये इक्वेशन, ये दो अल्फाज दो चीजों पे ग्रिप है, इंशाल्लाह मोर देन 80% केस स्टडी सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज, पहली एग्जांपल, क्लाइंट ने कहा सर रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये सर अदर एविडेंस नहीं है, रिपेयर एक्सपेंस गुम हो गया, रिपेयर वाउचर गुम हो गया, एक्सपेंस था, रिप्रेजेंटेशन है, लिख के देते हैं, लिख के देते हैं कि ये एक्सपेंस जेन्युइन है, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस आ गया। अच्छा ये केस स्टडी में पूछेगा आपसे, सिचुएशन बदल देगा, लेकिन कंसेप्ट कहेगा सर अदर एविडेंस नहीं, रिप्रेजेंटेशन ले लें, अदर एविडेंस नहीं, कसम खा के आपको कह देते सब कुछ ठीक है, ठीक है, नहीं स्कोप लिमिटेशन है, इफ मटेरियल क्वालिफाइड, इफ परवेसिव, आगे वो जो भी बेसिस वगैरह की आर्गुमेंट वगैरह वगैरह की आर्गुमेंट नहीं आएगा। दूसरा केस, उसने कहा सर अदर एविडेंस है, आपने रिलेटेड पार्टी पे प्रोसीजर नहीं सारे परफॉर्म कर लिए, सब्सिक्वेंट डेट के प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर लिए, गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर नहीं, लायर को कंफर्मेशन लेटर नहीं भेज दिया, अदर एविडेंस है सारा, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन की क्या जरूरत है, यही तो आपने चेक करना है, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस है, क्या है ये स्कोप लिमिटेशन है, कोई माइका लाल जो बता सके फर्स्ट भी स्कोप लिमिटेशन है, सेकंड भी, दोनों में फर्क क्या है। हाँ, फर्स्ट वाली सादा स्कोप लिमिटेशन है, सेकंड वाली स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, इसमें इंटेग्रिटी पे भी कमेंट करना है, इसमें उसमें सिर्फ रिपोर्ट पे कमेंट करना, इसमें रिपोर्ट प्लस इंटेग्रिटी पे कमेंट करना। और ट्विस्ट तो आया अब, ट्विस्ट तो आया अब, ये पॉइंट आया अब, क्या रिप्रेजेंटेशन भी है, रिटर्न एविडेंस भी है, अदर दोनों इनकंसिस्टेंट है। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट से कहा सर ये इन्वेस्टमेंट रखी है शॉर्ट, ये लॉन्ग टर्म रखी है, क्यों, उन्होंने कहा सर ये लॉन्ग टर्म साल रखेंगे, इस कंपनी को सब्सिडी बनाएंगे एक ना एक। हमने कहा इंटेंशन है ये, स्टैंडर्ड ने कहीं पे रिक्वायर्ड में तो नहीं लिखा हुआ, चलो जाने देते हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं लेते, सही फैसला है, फ्यूचर प्लान ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है, रिप्रेजेंटेशन हमने कहा ये ले रिप्रेजेंटेशन, ये सर। और ये रंड के बाद हमने देखा अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे, साल खत्म हुए, पता चला पैसे आए हैं, कहां से आए हैं, बेच दी इन्वेस्टमेंट, अब एविडेंस भी है, इन्वेस्टमेंट बेच दी, एविडेंस भी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी है, दोनों इनकंसिस्टेंट है, यही केस है, यही केस है। अब बताइए इस केस में आप नोट कीजिए, इसमें इफेक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं है, इसमें क्या आएगा, इसमें स्कोप लिमिटेशन थी, इसमें स्कोप लिमिटेशन प्लस अदर्स प्रॉब्लम, इसमें स्कोप लिमिटेशन नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, एविडेंस है, मसला ये नहीं एविडेंस नहीं है, मसला एविडेंस इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें स्कोप लिमिटेशन कभी नहीं आएगी, स्कोप लिमिटेशन नहीं आएगी, फिर क्या आएगा, अदर प्रोसीजर। हम कहेंगे हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं रिजॉल्व हुआ, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल, हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। आप एक दफा पढ़ के देखें, इफ रिटन रिप्रेजेंटेशन इज इनकंसिस्टेंट विद अदर एविडेंस, इसको पढ़ के देखें, इसमें वो आपको यही बातें करता नजर आएगा, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करो, रिजॉल्व करो, रिपोर्ट पे मजाल है एक लफ्ज भी बोले, नहीं बोलेगा, ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड शैल परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर टू रिजॉल्व द मैटर, ये तो करना ही है, इनकंसिस्टेंट तो पूछना है ना क्या मसला है, कहां दूसरी बात, इफ मैटर रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड ऑडिटर शैल रीअसेस कंपिटेंस इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड शैल इवैल्यूएट इट्स इफेक्ट ऑन रिप्रेजेंटेशन इन जनरल, अगर झूठी साबित कहां पे इफेक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्यों रिपोर्ट पे नहीं है, आप ओपिनियन मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकते, एविडेंस तो दे दिया, विड्रॉ करना कर ले, रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते, एविडेंस दे, भाई बात समझ आ रही है आपको। ये 2 चीजें रिटन रिप्रेजेंटेशन में केस स्टडी में आपको हेल्प करेंगी, फिर बार बार बता रहा हूं, कोई वजह है तो बता रहा हूं। एक आपको इसको आपने ये इसको छोड़ दे, ये कम दर्जे की है, इसको याद कर ले, ये तो इजी है ना, इसका थर्ड समझ आ गया, ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ये सिचुएशन इसका थर्ड वाली ही है, क्लियर जी। स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट भी तो नहीं, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है, अगर साबित कर लेते हैं कि कौन सा, देखिए जब वो कहते हैं ना मैटर रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, इसका मतलब क्या है कि आप साबित कर ही नहीं सकते ठीक है कि गलत, वरना तो रिजॉल्व हो जाता, इसलिए ये अभी 50-50 में है,
यानी आप कंफर्म हो के ना ये कह सकते ठीक है, ना कह सकते गलत। अनरिजॉल्व का मतलब यही है, सही साबित हो जाए वो भी रिजॉल्व हो गया, गलत साबित हो जाए वो भी रिजॉल्व हो गया। अनरिजॉल्व का मतलब क्या है? अभी एक बात कंफर्म नहीं हो सका कौन सही कौन गलत। क्लियर जी? तो इसमें सबसे अहम चीजें, 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सपोर्ट का एविडेंस, लिस्ट इसलिए ताकि एप्रोप्रिएटनेस डिसाइड कर सके, और ये इक्वेशन। 3 चीजें अगर आपको क्लियर हैं, बाकी कुछ भी क्लियर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। वे याद कर लेंगे, केस स्टडी भी कर लेंगे। कल मुझे याद करेगा, छोटा सा डब्बे एंड पे रह गया ना कंसर्ट, छोटा सा है कंसर्ट, कभी पूछा नहीं लेकिन जाहिर है बताना तो है। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हमें। अल्लाह हाफिज।